तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चन, ठीक है, जो आपके बोर्ड पेपर में लगातार कई सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था। ठीक, आपके ऑप्शन दिए हैं 1901, 1902, 1903 या 1904। तो देखिए इसका आपका सही विकल्प जो है वो है आपका 1904। ठीक है, 16 अगस्त 1904 को सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, मुकुल किसकी रचना है। ऑप्शन में है सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान या मैथिली शरण गुप्त। तो आप जानते रहिए कि जो मुकुल है वो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है। तीसरा क्वेश्चन है, अध्यक्ष शब्द में उपसर्ग कौन सा प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है अभी, आ या अधि। तो यहाँ पे देखिए आ के बाद आधा ध आ रहा है। ठीक है, तो जो अधि है वो स्वर के साथ मिलकर क्या हो गया है, आधा ध बन गया है। तो यहाँ पे आपका यूज किया गया है अधि उपसर्ग। अगला है, जानकी मंगल किसकी रचना है। तो जहाँ भी आपके ज़्यादा टॉपिक्स सिया जी से रिलेटेड आए, ठीक, या राम जी से रिलेटेड आए, तो वहाँ पे आप लोग याद रखिएगा कि ये रचनाएं अधिकतर किसकी हैं, तुलसीदास जी की। ठीक, तो जानकी मंगल आपकी रचना है तुलसीदास जी की। पांचवा है आपका, अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है। तो इसके आपके ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर, प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद या चतुरसेन शास्त्री। तो ये आपका सही विकल्प है विष्णु प्रभाकर। अगला कह रहा है कि हिंदी गद्य की प्रमुख विधा निबंध के लेखक कौन हैं। तो ऑप्शन दे रहा है मोहन राकेश, यशपाल, प्रेमचंद या रामवृक्ष बेनी पुरी। तो इसका सही ऑप्शन है आपका रामवृक्ष बेनी पुरी। फिर आपने पढ़ा है हिंदी पद्य के इतिहास में आदिकाल वीरकाल, ठीक है, तो वहाँ से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है। ऑप्शन है बिहारी, जगनीक, नरोत्तम दास या भूषण। तो इसका सही ऑप्शन है आपका भूषण। फिर पूछ रहा है कि तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगातार पूछता है। 4 सप्तक प्रकाशित हुए थे, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो जो आपका तीसरा सप्तक है वो प्रकाशित हुआ था 1959 में। पहला आपका 1943 में, दूसरा 1951 में और चौथा 1979 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि छायावाद के आस्थावादी कवि कौन है। ऑप्शन है हरिऔध, हरिवंश राय बच्चन, अज्ञेय या दिनकर। तो याद रखिएगा कि छायावाद के आस्थावादी कवि जो हैं उनमें प्रमुख रूप से हरिवंश राय बच्चन का नाम आता है। ठीक, और जो इनकी रचना है नीर का निर्माण फिर, ठीक है, ये भी लगातार पूछा जाता है। 10वां क्वेश्चन है कि निम्न में से जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी नहीं है। यहाँ देखो ऐसे क्वेश्चंस पे विशेष ध्यान रहे, क्योंकि कई बार होता क्या है जल्दबाजी में कि हम खाली इतना पढ़ते हैं कि जयशंकर प्रसाद की रचना, ठीक, आगे पढ़ना ही भूल जाते हैं। हमको दिखता है ऑप्शन मिलता जुलता, उसी पे गोला भर देते हैं तुरंत। तो पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पे पूछा है नहीं है, तो ऑप्शन में कह रहा है करुणालय, चंद्रगुप्त, लहर या कुरुक्षेत्र। तो यहाँ आपका सही ऑप्शन है कुरुक्षेत्र, क्योंकि जो कुरुक्षेत्र है आपका वो किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की। फिर आगे आपका क्वेश्चन कह रहा है सुदर्शन शब्द में उपसर्ग कौन सा है। तो यहाँ देखिए शुरुआत में क्या लगा है, सु लगा है ना, और सु का अर्थ क्या होता है, सुंदर। ठीक है, मतलब जिसके दर्शन क्या हो, सुंदर। तो यहाँ पे उपसर्ग कौन सा लगाया गया है, सु। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 कि वर्षा होती तो अन्न उपजता, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। ठीक, कई बार क्या होता है कि बच्चे इसे रिलेट करते हैं कि क्या वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूकी पुनी क्या पछताने। तो ऐसा सोच के वो लगाते हैं क्या, विधानवाचक, मतलब जो विधि के हाथ में है वही होगा। तो ये गलत हो जाता है। ठीक, यहाँ पे संकेत किया गया है कि अगर वर्षा होती तो फिर अन्न जो है वो पैदा होता। ठीक है, तो ये आपका संकेत वाचक भेद है वाक्य का। 13 नंबर है आपका कि राम लक्ष्मण में समास कौन सा है। तो जिन्होंने समास सही से पढ़ा है वो जानते हैं कि अगर बीच में और शब्द का विलोप हो, ठीक है, या बीच में क्या लगा हो, डैश लगा हो, तो वहां पे कौन समास, द्वंद्व समास। ठीक, और इसी में से रिलेटेड क्या है, द्विगु। तो द्विगु में द्वि का मतलब होता है संख्या। ठीक, जैसे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है त्रिदेव में
प्रयुक्त समास कौन सा है? तो यहाँ देखिए पहले क्या आ गया, त्रि आ गया ना, तो त्रि का मतलब क्या होता है? तीन। तो कौन समास हो जाएगा यहाँ पे? द्विगु समास। फिर जिन्होंने तत्सम तद्भव अच्छे से पढ़ा है, पूछ रहा है कि अच्छी का तद्भव शब्द क्या है? तो अच्छी किसे कहते हैं? आँख को, ठीक। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका आँख। फिर कह रहा है सुहाग शब्द का तत्सम रूप क्या है? ऑप्शन कह रहा है स्वामी, सुहागा, सौभाग्य या दुर्भाग्य, ठीक। तो सही ऑप्शन है सौभाग्य। अगला देखिए, फिर कह रहा है कि अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, तो सही समझिएगा, यहाँ नहीं बोला है। ऑप्शन कह रहा है अनल, अनिल, पावक या ज्वाला। तो सही ऑप्शन है अनिल, क्योंकि अनिल जो है वो हमारा हवा का पर्यायवाची है। अगला कह रहा है कि हृदय सिंधु में उठता स्वर्गिक ज्वार देख चंद्रानन, ठीक है। पूछ रहा है पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक, श्लेष, उत्प्रेक्षा या उपमा। तो याद रखिएगा कि ये आपका आता है, तो इसमें आपका सही ऑप्शन रहेगा उत्प्रेक्षा, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। फिर कह रहा है जो आपके दो क्वेश्चन, जैसे पठ धातु के लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप, तो अगर बहुवचन आता है, ठीक है, लट लकार में प्रथम पुरुष में, तो उसमें लास्ट में नति आता है, ठीक। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा पठंती। और फिर कह रहा है कि युष्मा भी रूप जो है वो युष्मद का शब्द का कौन सा है? तो ये आपका ऑप्शन कह रहा है कि तृतीया विभक्ति बहुवचन, पंचमी विभक्ति बहुवचन, सप्तमी विभक्ति द्विवचन या द्वितीया विभक्ति एक वचन। तो सही ऑप्शन है आपका तृतीया विभक्ति बहुवचन। तो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके प्री बोर्ड पेपर के 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन थे हिंदी के, ठीक, तो यहाँ पे ख़त्म होते हैं। चलिए अगले भाग में डिस्कस करेंगे चित्रकला के प्री बोर्ड के अति इंपॉर्टेंट 20 बहुविकल्पी क्वेश्चंस की। तो जैसे यहाँ कह रहा है कि पहला क्वेश्चन है किन दो रंगों के मिश्रण से नारंगी रंग बनता है, ठीक है। ऑप्शन कह रहा है लाल प्लस सफ़ेद, हरा प्लस लाल, सफ़ेद प्लस पीला या पीला प्लस लाल। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि कई बार क्या होता है कि बच्चों को अगर नहीं पता होता है तो ये यहाँ पे तुक्का मार देते हैं, ठीक। जबकि आपका चित्रकला का पेपर है तो ये तो भैया सबसे आसान सी बात है कि सारे बच्चे जो भी होंगे वो आर्ट के लिए कलर लेके गए होंगे, ठीक। अब जब आप आर्ट के लिए कलर लेके गए हैं, आपको नहीं पता चल रहा है, तो आपके सामने कलर रखा हुआ है, ऑप्शन में जो कलर दिए गए हैं दो दो कलर उठाइए, मिला लीजिए और मिला के निकल जाएगा। बोर्ड पेपर में हर पेपर में 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पूछता है कि किन रंगों को मिलाकर ये रंग बनता है। तो ये इसका आंसर जो है आपको, जो अगर आपके पास कॉमन सेंस है, ठीक है, तो रंग निकालना है डिब्बे में से, दोनों को मिलाना है और देख लेना है, तो जो भी बनेगा वही आपको टिक कर देना है। तो यहाँ पे याद रखिए जो नारंगी रंग है वो आपका लाल प्लस पीला, ठीक है, लाल प्लस पीले को मिला के बनता है नारंगी रंग। अगला पूछ रहा है हरा रंग कौन सा रंग है? प्राथमिक, गरम, तटस्थ या द्वितीयक। तो इसका सही ऑप्शन है आपका जो हरा रंग है वो द्वितीयक रंग है। अब याद रखिए द्वितीयक रंग 3 होते हैं आपके मुख्य रूप से, इसे हम जानते हैं OGP के नाम से, मतलब O से आपका होता है ऑरेंज, G से ग्रीन और P से पर्पल, ठीक है, मतलब नारंगी, हरा और बैगनी, इन 3 रंगों को हम कहते हैं द्वितीयक रंग। फिर इसी में याद रखिए प्राथमिक रंग। प्राथमिक रंग का मतलब होता है जिन्हें अन्य रंगों से हम मिलाकर नहीं बना सकते हैं। तो ये रंग है आपके RYB, मतलब रेड, येलो और ब्लू, लाल, पीला और नीला, इन्हें हम कहते हैं प्राथमिक रंग। अगला पूछ रहा है कि पंचमढ़ी कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या हरियाणा। इसका आपका सही ऑप्शन है मध्य प्रदेश। पंचमढ़ी जो है आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। फिर पूछ रहा है जोगीमरा की गुफा कहाँ है? राजस्थान में, सरगुजा छत्तीसगढ़ में, बिहार में या मिर्ज़ापुर में। सही ऑप्शन है इसका सरगुजा छत्तीसगढ़। 5वां कह रहा है कि राजस्थानी चित्रकला के चित्र किस धर्म पर आधारित हैं? इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म या हिंदू धर्म। सही ऑप्शन है आपका हिंदू धर्म। अगला कह रहा है नीला और लाल रंगों के मिश्रण से कौन सा रंग बनता है? देखिए फिर से क्वेश्चन मैच किया। अब यहाँ भी क्या है, आपको नीला निकालना है डिब्बे में से और लाल निकालना है, दोनों को मिला के देख लें कौन सा बन रहा है। सही ऑप्शन है इसका बैगनी। नीला और लाल को मिला के क्या बनता है? बैगनी। ऐसे ही याद रखिए कि जब आप लाल और पीले को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ऑरेंज। और लाल और हरे को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? पीला। फिर कह रहा है कि कला शब्द
निम्न में से किस भाषा का शब्द है? हिंदी, संस्कृत, उर्दू या अंग्रेजी? याद रखिएगा, कला शब्द जो है उसकी उत्पत्ति हुई है संस्कृत भाषा से। फिर कह रहा है कि सफ़ेद का विरोधी रंग कौन सा है? तो विरोधी का मतलब समझिएगा अपोजिट। तो सफ़ेद का मतलब क्या होता है? उसका उल्टा, काला। ऐसे काले का बन जाएगा सफ़ेद, तो सफ़ेद का विरोधी है काला। फिर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा रंग गर्म है? ठीक है, मतलब जिस रंग को देखने से क्या होता है? गर्माहट का एहसास हो। तो ये आपका ऑप्शन में दिया है हरा, नीला, लाल या पीला। तो इसका सही ऑप्शन है लाल। 10वां पूछ रहा है कि कपड़े पर रंगाई के लिए कौन सा रंग सर्वाधिक उपयुक्त होता है? एक्रिलिक रंग, पोस्टर रंग, जल रंग या तेल रंग? तो इसका सही ऑप्शन है कि कपड़ों पर रंगाई के लिए हम यूज करते हैं एक्रिलिक रंग का। अगला पूछ रहा है कि द्वितीयक रंग कितने होते हैं? ऑप्शन है 4, 5, 6, 7 या 3। तो इसका सही ऑप्शन है आपका 3। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य की रश्मियों का मतलब होता है किरणों में, मतलब जो सूर्य का प्रकाश बना है उस प्रकाश में कितने रंग पाए जाते हैं? ठीक, तो जिन्होंने भी इंद्रधनुष देखा है, ठीक है, तो इंद्रधनुष में कितने? 7 कलर होते हैं। तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 7। इसे आप याद रख सकते हैं, विबग्योर आपने पढ़ा है साइंस के अंदर, ठीक, VIVGYOR, इस क्रम में इसे याद रखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि हरा रंग किन 2 रंगों के मिलाने से बनता है? ऑप्शन दिया है लाल नीला, नीला पीला, नीला बैगनी या पीला लाल। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है आपका हरा रंग बनता है नीला और पीला को मिलाकर। तो ये भी आपका कैसा है, अगर आपको नहीं पता है डायरेक्ट तो क्या कर सकते हैं, दोनों कलर को निकालेंगे और मिला के देख लेंगे। तो देखिए ऐसे कितने क्वेश्चन हो गए? 3 क्वेश्चन हो गए ऐसे। फिर कह रहा है कि पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो याद रखिए, पीले का विरोधी है नीला और नीले का पीला। 15 नंबर कह रहा है क्वेश्चन कि किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखाएं गहरी होती हैं? तो यहाँ देखिए ऑप्शन में है 2B। बी का मतलब भी क्या होता है? बोल्ड, ठीक है, मतलब जिससे रेखाएं क्या हो? गहरी बने। फिर है आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या 5? सही ऑप्शन है आलेखन 4 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है? मतलब किस रंग को लगाने के लिए हमें ब्रश नहीं चाहिए? जल रंग, तैल रंग, टेम्परा या पेस्टल? सही ऑप्शन है इसका पेस्टल रंग को लगाने के लिए हमें ब्रश की आवश्यकता नहीं होती है। अगला कह रहा है 28 नंबर कि लाल में सफ़ेद मिलाने से कौन सा रंग बनता है? ठीक, तो अगर सफ़ेद मिलाएंगे हम लाल में तो क्या होगा? लाल रंग जो है हल्का हो जाएगा। ऑप्शन दिया है नारंगी, बैगनी, गुलाबी और हरा। सही ऑप्शन है गुलाबी। और ये भी क्या कर सकते हैं, अगर नहीं आपको आ रहा है तो लाल कलर निकालेंगे, उसमें थोड़ा सा सफ़ेद मिला के देख लेंगे। तो ऐसे आपके 4 क्वेश्चन हो गए। फिर कह रहा है कि काले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? इसका क्या है? अभी बताया गया आपको, सफ़ेद। फिर कह रहा है आखिरी क्वेश्चन कि हरा रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है? ठंडा, सामान्य, गर्म या कोई नहीं? सही ऑप्शन है ठंडा, ठीक है। हरियाली कहीं भी हो, हरी चीज़ें, तो उसे देख के क्या होती है? आंखों को शीतलता मिलती है, ठीक है। तो हरा रंग हमें हमारे नेत्रों को ठंडक प्रदान करता है। चलिए अगले भाग में डिस्कस करेंगे हम लोग सामाजिक विज्ञान के बहुविकल्पी क्वेश्चंस की। यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन ही पूछ रहा है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब आपने एसएसटी में इतिहास के अंदर दूसरा चैप्टर पढ़ा होगा भारत में राष्ट्रवाद, तो उस समय इसका जिक्र आता है। तो हिंद स्वराज जो पुस्तक है ये आपका लिखा है, जैसे ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में दिया है सरदार पटेल, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस। सही ऑप्शन है महात्मा गांधी। हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। दूसरा क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ? जब आप शुरुआत में क्लास 9th में, जहाँ से आपके हाई स्कूल की स्टार्टिंग होती है, पहला चैप्टर पढ़ते हैं एसएसटी में इतिहास का, फ्रांसीसी क्रांति, वहीं आपने क्या पढ़ा है कि जो राष्ट्रवाद है उसका प्रारंभ कहाँ से हुआ? फ्रांस से हुआ। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? फ्रांस। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है तीसरा कि 1929 में आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण क्या था? कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन, अत्यधिक निवेश, बैंकों का निजीकरण या उद्योग की संख्या में वृद्धि? जब हमें इस क्वेश्चन को डिटेल में लिखना होता है तो हम इन्हीं 4
मुख्य बिंदुओं को लेकर अपना क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं। लेकिन अगर ये बात की जाए कि इन चारों में भी मुख्य वजह क्या थी, तो वो है आपका कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1799, 1889, 1789 या 1800? सही ऑप्शन है 1789। क्वेश्चन नंबर 5 है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन कह रहा है नवीकरण योग्य, जैव प्रवाह या अनवीकरण योग्य। तो यहाँ पे पहले ये समझ लीजिए कि नवीकरण क्या होता है। नवीकरण का मतलब होता है ऐसे संसाधन जिनका हम दोबारा से यूज कर सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, वायु ऊर्जा। फिर है आपका अनवीकरण योग्य, इसका मतलब होता है जिनका एक बार यूज हुआ फिर वापस से उन्हें उस फॉर्म में हम नहीं ला सकते हैं। कई बार बच्चे कहते हैं कि जैसे लोहा अयस्क लोहा बन गया तो लोहे का यूज तो कर सकते हैं, जैसे लोहा बन गया लोहे को पिघला के क्या करेंगे, कुछ और बना देंगे, उससे दूसरे शेप में उसको कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लोहे की बात नहीं कर रहा है, लोह अयस्क मतलब जिन तत्वों से लोहा बनता है उसकी बात। ठीक, जैसे मान लीजिए क्या बनता है बॉक्साइट से एल्यूमिनियम, तो आपने एक बार क्या किया बॉक्साइट से क्या बना दिया एल्यूमिनियम, लेकिन अब वापस से एल्यूमिनियम को बॉक्साइट में तोड़ना पॉसिबल नहीं है, तो ये इसकी बात कर रहा है। तो जो हमारा लोह अयस्क है वो हो जाएगा अनवीकरण योग्य। फिर कह रहा है किस राज्य में लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं? गुजरात, पंजाब, उड़ीसा या उत्तर प्रदेश? सही ऑप्शन है यहाँ पे उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में लाल मिट्टी पाई जाती है। फिर है ग्रीन इंडिया मिशन कब शुरू किया गया? 2013, 2012, 2014 या 2011? सही ऑप्शन है आपका 2014। फरवरी 2014 में ग्रीन इंडिया मिशन को पूरे भारतवर्ष में लागू किया गया। फिर आपने वन संरक्षण में पढ़ा है चिपको आंदोलन। ठीक, तो जब वन संरक्षण में पढ़ा है तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा वन संरक्षण, मतलब चिपको आंदोलन जो है वो वन संरक्षण संबंधित है। कहाँ चलाया गया था? उत्तराखंड में। फिर है सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? ये क्वेश्चन कई तरीके से आता है, जैसे मैप में आ सकता है कि सुंदरवन के डेल्टा को प्रदर्शित कीजिए। ठीक, या विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ बनता है, तो भी कहाँ बनता है सुंदरवन के डेल्टा को ही कहते हैं। तो सुंदरवन जो राष्ट्रीय पार्क है वो आपका पड़ता है पश्चिम बंगाल में, और यहीं पे पाए जाते हैं बंगाल टाइगर्स। फिर है सतलज नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? ऑप्शन है तुंगभद्रा बांध, कालागढ़ बांध, भाखड़ा नांगल बांध या रिहंद बांध? सही ऑप्शन है भाखड़ा नांगल बांध। और अगर पूछे उत्तर प्रदेश में कौन सा बांध है जो ऊंचाई में सबसे बड़ा है, तो वो रिहंद बांध आपका। फिर निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ऑप्शन है नर्मदा, कावेरी, ताप्ती या लूनी? तो सही ऑप्शन है आपका कावेरी। फिर है इनमें से कौन सी रबी फसल है? रबी फसल का मतलब होता है ऐसी फसलें जो ठंडी के शुरुआत में बोई जाती हैं, ठीक है, और अप्रैल के महीने में, ठीक, या गर्मी की शुरुआत में काटी जाती हैं। तो इनमें आपका मुख्य रूप से क्या आता है? ऐसी फसलें जो गेहूं के साथ बोई जाए, गेहूं है, सरसों है। लेकिन ऑप्शन में दिया क्या है? चावल, मोटे अनाज, चना और कपास। तो सही ऑप्शन क्या है? चना। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी रेशेदार फसल है? गन्ना, चाय, रबड़ या जूट? तो यहाँ पे जो रेशेदार फसलें होती हैं उनका मुख्य रूप से उपयोग किसमें किया जाता है? कपड़े बनाने के अंदर, ठीक है। तो इनमें मुख्य आपका कपास और जूट। सही ऑप्शन हो जाएगा जूट। श्रीलंका का राष्ट्र धर्म कौन सा है? हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध या जैन? तो ये आपने पढ़ा हुआ है बौद्ध। फिर है निम्नलिखित में से किस देश का विभाजन धर्म तथा जाति के आधार पर हुआ था? बेल्जियम, भारत, यूगोस्लाविया या यूरोप? तो यूरोप आपका देश नहीं है, ये आपका महाद्वीप है, ठीक। और क्वेश्चन में क्या कहा था? देश, तो ये आपका तो हट गया, ठीक। भारत में विभाजन जो है वो भी धर्म के आधार पे हम मान सकते हैं। जब शुरुआत में 1927 की बात आती है, जब मुस्लिम लीग के द्वारा ये कहा गया था कि हमें एक अलग देश चाहिए, लेकिन यहाँ पे जाति बोला है, ठीक। तो इस आधार पे नहीं, भारत में जो राज्य को बांटा गया वो क्षेत्र के हिसाब से बांटा गया था। और आप पढ़ते हैं जब, तो वहाँ पे दो देशों का नाम आता है, एक आता है बेल्जियम, एक आता है श्रीलंका। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है बेल्जियम। बेल्जियम देश का विभाजन धर्म तथा जाति के आधार पर हुआ था। फिर है लिखित संविधान भारत में कब लागू हुआ? 15 अगस्त, 14 अगस्त, 10 दिसंबर या 26 जनवरी? सही ऑप्शन है 26 जनवरी, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमें क्या मिली थी? आज़ादी।
उसके बाद से हमने खुद का नियम बनाया जिसे हम बोलते हैं भारत का संविधान, जिसमें सभी प्रकार की शक्तियों का जो परामर्श है या किस रूप से देश को चलाया जाएगा उनका निष्कर्ष उसमें हमें मिलता है। तो इसे लागू करने की जो डेट है वो चुनी गई 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी को चुने जाने का रीज़न ये था क्योंकि 1929 में जब लाहौर में अधिवेशन हुआ दिसंबर के महीने में, तो उस समय ये वहाँ पे प्रस्ताव रखा गया कि अगले महीने मतलब जो आने वाला महीना है उसके चौथे रविवार को संपूर्ण देश में भारत का झंडा फहराया जाएगा और हमारी जो मांग हो क्या होगी, पूर्ण स्वराज की। तो 1930 में जो जनवरी पड़ी थी चौथे रविवार, वो पड़ा था 26 तारीख को, ठीक। तो उस दिन की याद को बनाए रखने के लिए जो हमारा संविधान था वो तो कंप्लीट हो गया था 26 दिसंबर 1949 को ही, लेकिन उसकी याद को बनाए रखने के लिए, उस दिन के महत्व को बनाए रखने के लिए लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। और इस साल भी जो 26 जनवरी को कब पड़ी है, रविवार को, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संघात्मक शासन की विशेषता कौन सी नहीं है? शक्तियों का वितरण, सर्वोच्च न्यायपालिका, कठोर संविधान या शक्तियों का केंद्रीकरण। यहाँ देखिए, अगर आपने सही से पढ़ा है तो ऑप्शन को देखकर ही आप इसका पता लगा लेंगे। जैसे यहाँ पे एक ऑप्शन कह रहा है शक्तियों का वितरण, मतलब शक्तियों को क्या करना, बांटना। फिर एक कह रहा है शक्तियों का केंद्रीकरण, मतलब शक्तियों को एक आदमी के पास रखना। तो दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो गलत है वो है शक्तियों का केंद्रीकरण, क्योंकि संघात्मक शासन में शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया जाता है। फिर है आपका निम्नलिखित पड़ोसी देशों में मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल या पाकिस्तान। सही ऑप्शन है श्रीलंका। देश की कुल आय को जनसंख्या से भाग देकर क्या आता है? औसत आय, प्रति व्यक्ति आय, ये दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है ये दोनों। उसे आप औसत आय भी कहते हैं या प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं। फिर है आखिरी क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है? मतलब कि जिसकी सुरक्षा का कोई उपाय ना हो, जिसकी इनकम फिक्स ना हो, उसे विभिन्न प्रकार के अलग अलग जो सुविधाएं हैं उनका लाभ ना मिलता हो। तो इसमें आपके आते हैं कृषि मजदूर, क्योंकि इनकी जो भी मजदूरी होती है उनके बारे में कोई फिक्स प्रावधान नहीं है। अगर मौसम का साथ मिला, ठीक है, सारी चीज़ें अच्छी रहीं, फसल का उत्पादन अच्छा हुआ तो आजीविका अच्छी चलेगी। किसी साल बाढ़ आ गया या सूखा पड़ गया, ठीक, या बारिश अच्छी नहीं हुई तो क्या है, इनकम फिक्स नहीं होती है। तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं असंगठित क्षेत्र के, मतलब काम करने वाले जो व्यक्ति हैं वो। चलिए आज के आखिरी पेपर में डिस्कस करेंगे विज्ञान के बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चंस के बारे में। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होता है? जल, हीरा, कांच या तारपीन का तेल। सही ऑप्शन है आपका हीरा। कांच की जो स्पीड है, प्रकाश की जो स्पीड है आपकी, वो सबसे अधिक होती है हीरे में। निम्न में से किसके सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा, आभासी तथा छोटा बनता है? तो यहाँ पे याद रखिएगा, ऑप्शन में जैसे दिया है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, अवतल दर्पण या समतल दर्पण। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा आपका अवतल लेंस। जो आपका प्रतिबिंब है वो सीधा, आभासी और छोटा अवतल लेंस के द्वारा तथा उत्तल दर्पण के द्वारा बनता है, ठीक। सेम क्वेश्चंस में अवतल लेंस या उत्तल दर्पण दोनों एक साथ नहीं रहेंगे। इसी तरीके से आपका उत्तल लेंस या अवतल दर्पण एक साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि दोनों की जो विशेषताएं हैं वो लगभग मैच करती हैं। तीसरा क्वेश्चन है स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? ये सभी को पता है। इसका सही ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर। अगला है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस प्रकार के चश्मे प्रयोग करने चाहिए? अवतल लेंस वाले, अवतल दर्पण वाले, उत्तल लेंस वाले या उत्तल दर्पण वाले। तो ये देखिए, इसका सबसे अच्छा ऑप्शन है आपको याद रखने का उड़ान, ठीक है, UDAN। यू से आपका हो गया उत्तल लेंस, ठीक। उत्तल लेंस किसके साथ रहेगा? D से दूर दृष्टि दोष, A से अवतल लेंस और N से निकट दृष्टि दोष। तो यहाँ पे आपका पूछा है निकट, तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका अवतल लेंस। फिर है अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश दिखाई देता है। तो जैसे
पृथ्वी के ऊपर हम देखते हैं कि जब सूर्य का प्रकाश आता है तो वो 7 रंगों से मिलकर बना है, लेकिन जब सातों रंग आपस में मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है? श्वेत प्रकाश। अब वो वस्तुओं से टकराकर हमारी आंखों पे आता है, ठीक, तो उससे हमें वस्तु दिखाई देती हैं। लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर में विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण पाया जाता है, लेकिन जब हम बात करेंगे अंतरिक्ष की तो वहाँ पे क्या है? निर्वात है, ठीक, वहाँ पे कोई मीडियम नहीं है, इसलिए जो प्रकाश है सूर्य का अंतरिक्ष के अंदर वो टकरा कर वापस नहीं आता है। इस वजह से अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? बाहर से देखने पर काला, ठीक है। इसका सही ऑप्शन है कि अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश दिखाई देगा काला। फिर है विद्युत धारा का एसआई मात्रक है कूलाम, एम्पियर, जूल या ओम। तो सही ऑप्शन है आपका एम्पियर। फिर है एक अश्व शक्ति बराबर होती है 726 वाट, 736 वाट, 746 वाट या 756 वाट। सही ऑप्शन है 746 वाट। फिर कह रहा है खंडखा, आपका केमिस्ट्री शुरू हो गया कि शुद्ध वायु क्या है? एक समांगी मिश्रण, धातुओं का मिश्रण, यौगिकों का मिश्रण या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ कह रहा है शुद्ध वायु, ठीक है। तो जब कोई चीज़ शुद्ध है तो वो कौन सा मिश्रण होगा? समांगी मिश्रण। फिर है अगला क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसके कारण चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है कही जाती है? उदासीनीकरण, ऑक्सीकरण, अपचयन या संक्षारण। तो इससे क्या होता है? इससे धातु का तत्वों का क्षय होता है, इसे क्या बोलते हैं हम? संक्षारण बोलते हैं। फिर कह रहा है 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान क्या होगा? ठीक, यहाँ पे भी देखिए, आपको अगर पता है कि पीएच मान अगर 7 है तो कोई चीज़ क्या है? उदासीन होगी, ठीक। तो अगर ऑप्शन को आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है 1, फिर 3, फिर 6, फिर 8। तो 3 ऑप्शन जो हैं 1, 3 और 6 ये 7 से कम है, ठीक, तो ये तो हो ही नहीं सकते। कौन सा होगा? 8 वाला। तो इसे याद रखिएगा कि कॉमन सेंस का यूज करके भी आप इसे टिक कर सकते हैं। अब जो है लाल लिटमस जो है वो नीला कर देता है, ठीक है। लाल लिटमस नीला हो रहा है, मतलब इसका मतलब है कि जो हमारा बिलियन है वो कैसा है? क्षारी बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, ठीक। और अगर ये लिखे कि नीला लिटमस पेपर क्या हो रहा है? लाल, तो कैसा बिलियन होगा? अम्लीय। फिर कह रहा है कैल्शियम फास्फेट का सूत्र कौन सा है इसमें से? तो इसे याद रखिएगा, कैल्शियम फास्फेट सूत्र होता है Ca3PO4 ट्वाइस। सामान्य ताप तथा दाब में द्रव के रूप में पाई जाने वाली अधातु है क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन या आयोडीन। तो सभी लोग जानते हैं आप लोग कि सामान्य ताप पर, रूम टेम्परेचर पर जो धातु है वो होती है पारा, ठीक, जो किस फॉर्म में होती है? लिक्विड फॉर्म में। लेकिन यहाँ पूछा क्या है कि अधातु। अब अगर इसी में एक ऑप्शन देता पारा, ठीक है, तो बहुत संभावना थे कि आधे बच्चे किस पे टिक करते? पारा पे, क्योंकि हम पारा को पढ़ रखा है। लेकिन यहाँ पूछा है अधातु। याद रखिएगा कि जो अधातु है जो नॉर्मल टेम्परेचर पे दो रूप में होती है वो है आपकी ब्रोमीन। फिर कह रहा है निम्न में से कौन सा तत्व धात्विक है, मतलब जिसके अंदर धातु के गुण पाए जाते हैं? फास्फोरस, हीलियम, लिथियम या सल्फर। सही ऑप्शन है आपका इसका लिथियम। फिर आपका बायोलॉजी शुरू हो जाता है यहाँ से। कह रहा है कि स्टीएप्सिन एंजाइम क्रिया करता है प्रोटीन पर, स्टार्च पर, वसा पर या लवणों पर। तो इसका सही ऑप्शन है आपका प्रोटीन पर। कह रहा है कि शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में कौन ले जाता है? मतलब कि जब आपके हार्ट ने ब्लड को क्या किया, ठीक है, शुद्ध कर दिया, पंप कर दिया उसे, उसका फिल्टर हो गया, तो किसका कार्य है उस शुद्ध हुए ब्लड को पूरे शरीर को पहुंचाना? सिराओं का, महासिरे का, दाया नीलय या महाधमनी। तो इसे हम बोलते हैं महाधमनी। क्लोरोफिल जो पेड़ पौधों में पाया जाता है वो अवशोषित करता है जल, खनिज, लवण, प्रकाश ऊर्जा या ऑक्सीजन। तो सही ऑप्शन है इसका प्रकाश ऊर्जा। जो क्लोरोफिल होता है जिसकी वजह से पत्तियां क्या होती हैं? हरी होती हैं। उसका मुख्य जो कार्य है वो क्या है? प्रकाश ऊर्जा को इकट्ठा करना। फिर है अगला क्वेश्चन कि कूपिका, इसका मतलब होता है वायु कोष्ठिका। तो कूपिका या वायु कोष्ठिका कहाँ पाई जाती हैं? यकृत में, फेफड़ों में, आमाशय में या जीभ में, ठीक। तो हवा को अंदर जब लेते हैं हम तो ये मुख्य कार्य किसका है? कहाँ स्टोर होती है हवा? फेफड़ों के अंदर, ठीक। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? फेफड़े। फिर है हार्मोन क्या है? प्रोटीन,
एमिनो एसिड, साधारण कार्बोनेट या जटिल कार्बोनेट। कई बार होता क्या हमसे कि हम इसको लगा देते हैं प्रोटीन, लेकिन याद रखिए कि जो हार्मोन है वो होते हैं जटिल कार्बोनेट। फिर है कि किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है, मतलब इसे हम बोलते हैं डायबिटीज, ठीक है, या शुगर। ऑप्शन है इंसुलिन, गेस्ट्रिन, रिलैक्सिन या एस्ट्रोजन। सही ऑप्शन है इंसुलिन। आखिरी क्वेश्चन है घेंघा रोग का नियमन करता है थायरॉक्सिन, एड्रेनलिन या इंसुलिन या ऑक्सीटोसिन। इसका देखिए आपके गले के अंदर कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, थायराइड ग्रंथि पाई जाती है, ठीक। तो इसी से मिलती जुलती आपकी सही हो जाएगा इसका आंसर कि घेंघा रोग से बचाव करता है थायरॉक्सिन, ठीक है।